हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पैरालाइटिक स्क्विंट के बारे में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में स्क्विंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। स्क्विंट में जो भी हम टेस्ट करते हैं और इसमें जो इसके पार्ट्स हैं, हेट्रोफोरिया एंड हेट्रोट्रोपिया, वी ऑल कंप्लीट दिस। सो लास्ट है पैरालाइटिक स्क्विंट। डेफिनेशन है, इट इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट पैरालिसिस ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हमने पढ़ रखी हैं, हमारी 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। उनमें से किसी का भी पैरालिसिस हो जाए, सो दैट्स लीड्स टू पैरालाइटिक स्क्विंट। कंप्लीट कॉल्ड पाल्सी एंड इनकम्प्लीट कॉल्ड पैरासिस। अगर कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है उसे पाल्सी कहते हैं, और अगर इनकम्प्लीट हो देन दैट इज़ कॉल्ड पैरासिस। नेक्स्ट देखें, an incomitant strabismus is one in which the angle of deviation changes in different positions of gaze. This differs to a concomitant strabismus which remains the same size in all direction of gazes. Incomitant strabismus, incomitant squint या paralytic squint is all same. सो इनकॉमिटेंट स्क्विंट हम पढ़ रहे हैं। पैरालाइटिक स्क्विंट एंड इनकॉमिटेंट स्क्विंट सेम होता है, इसी को ही पैरालाइटिक स्क्विंट कहते हैं। एंड जो हमने कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट पढ़ा दैट इज़ नॉन पैरालाइटिक स्क्विंट। इसमें किसी भी मसल की पैरालिसिस नहीं होता है, उसके और अलग रीजंस होते हैं। द डेफिनेशन इज़ कि इनकॉमिटेंट स्ट्रेबिस्मस में जो एंगल होगा डेविएशन का वो चेंज होगा डिफरेंट पोजिशंस ऑफ गेज। मतलब अगर राइट में देख रहे हैं, लेफ़्ट में देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो जो एंगल है हम माने कि अगर एंगल 30 डिग्री है तो वो लेफ़्ट में देख रहे हैं 30 है, राइट में देख रहे हैं चेंज हो रहा है। सो दैट इज़ चेंजेस इन डेविएशन, ओके। बट कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट में ऐसा नहीं होता है, which remains the same size in all direction of gaze. Concomitant squint में आप किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो एंगल है वो ऑलवेज सेम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी में बहुत सारे लीजन्स हो सकते हैं। बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ लीजन्स में इसको डिवाइड करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोजेनिक लीजन। Neurogenic lesions may occur at the level of the nerve nucleus, nerve root, or any part of the nerves in course. Nuclear ophthalmoplegia refers to paralysis of extraocular muscles due to lesions of the third cranial nerve. सो थर्ड क्रेनियल नर्व जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द मसल्स को सप्लाई करती है। हम जानते हैं LR6, SO4, LR6 यानी कि लेटरल रेक्टस एंड SO सुपीरियर ऑब्लिक को छोड़कर जो भी हमारी मसल्स हैं उन सबको थर्ड क्रेनियल नर्व ही सप्लाई करती है। तो अगर थर्ड क्रेनियल नर्व में कुछ हो जाता है सो दैट लीड्स टू इनकॉमिटेंट स्क्विंट, that leads to paralytic squint. So that is called neurogenic lesion. Disease of the central nervous system damage the nuclei. The most common cause is small hemorrhagic or thrombotic lesions in the midbrain associated with anterior sclerosis, diabetes, or syphilis, tumors, encephalitis, diphtheria, etc. That is all inflammations. Muscular लीजन्स भी होते हैं। लीजन्स ऑफ द मसल एज वेल एज द ब्रांचेज ऑफ द नर्व्स में अकर विद द ऑर्बिटल डिजीज और इंजरी सच एज ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन, जैसे मायोसाइटिस हो, थायराइड मायोपैथी हो। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीजन्स एट द जंक्शन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, एग्जाम्पल माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज द डिजीज़ जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर लीजन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट चलेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इनकॉमिटेंट स्ट्रेबिस्मस। तो हम इसमें 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इनकॉमिटेंट स्क्विंट में सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हमें साइंस क्या मिलते हैं। सो सिम्टम इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स फील डिप्लोपिया. Diplopia is the main complaint of paralytic squint. It may be crossed or uncrossed diplopia. Diplopia 2 तरीके का होता है, crossed and uncrossed. मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिप्लोपिया पढ़ा रखा है, अगर इसको आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो में देखें। कन्फ्यूज़न, इट अकर्स ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ 2 रेटिनाe. जब 2 तरीके की इमेज बनेगी तो दैट इज़ कॉज कन्फ्यूज़न। वर्टाइगो, इट इज़ पार्शली टू डिप्लोपिया and partially false projection. Vertigo leads to nausea and vomiting. Ocular deviation sudden onset, तो इसमें जो ocular deviation होगा वो एकदम से होगा, लेकिन जो
कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट होता है ये इन्फेंटाइल भी होता है, ओके, एक्वायर्ड भी होता है। साइंस क्या रहेंगे, प्राइमरी डेविएशन एंड सेकेंडरी डेविएशन। प्राइमरी डेविएशन क्या होता है, इट इज़ द डेविएशन ऑफ द अफेक्टेड आई एंड अवे फ्रॉम द एक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल। फॉर एग्जांपल मीडियल रेक्टस पैरालाइज्ड, द आई इज डाइवर्जेंट एंड स्क्विंट इज डाइवर्जेंट स्क्विंट। हमने पढ़ रखा है स्क्विंट कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है, डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है। सो अगर हमारा मीडियल रेक्टस पैरालाइज है तो आई जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। मीडियल रेक्टस का काम होता है अडक्शन। अडक्शन मीन्स कन्वर्स करना आई को। तो जब मीडियल रेक्टस पैरालाइज हो गई है तो आई कन्वर्स नहीं होगी, अंदर की तरफ नहीं आएगी, नाक की तरफ नहीं देखेगी, तो बाहर की तरफ देखेगी। सो दैट इज़ डाइवर्जेंट स्क्विंट, ओके। सो प्राइमरी डेविएशन हमारा जो अफेक्टेड आई है, जो जिसमें स्क्विंट प्रेजेंट है, उसकी जो डेविएशन है वो प्राइमरी डेविएशन होता है। एंड सेकेंडरी डेविएशन इट इज़ द डेविएशन ऑफ द नॉर्मल आई सीन अंडर कवर। हमने कवर टेस्ट पढ़ा है, कवर अनकवर टेस्ट पढ़ा है, अल्टरनेट कवर टेस्ट पढ़ा है। तो उसमें हमने ये रीड करा था कि जब हम आई को कवर करते हैं तो जो दूसरी आई है वो फोकस करती है, लेकिन जो अंडर कवर है वो मूव करती है। सो दैट इज़ सेकेंडरी डेविएशन when the patient is made to fix with the squinting eye, it is greater than the primary deviation। तो इनकॉमिटेंट स्क्विंट में जो सेकेंडरी डेविएशन होता है वो प्राइमरी डेविएशन से ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं, abnormal positions of head. It is one of the common symptoms of paralytic squint. In the case, the patient holds her head so that her face is turned in the direction of action of the paralyzed muscle. So the eyes are rotated away from the field of action of the paralyzed muscles and diplopia is eliminated. For example, if paralysis of the left lateral rectus muscles, patient keep her face turned to the left, and if paralysis of the right lateral rectus muscle, patient keeps her face turned to the right। सो इनकॉमिटेंट स्क्विंट में जो पोजीशन होगी हेड की वो अबनॉर्मल होगी। इसमें पेशेंट क्या है, फेस को टिल्ट करेगा, हेड को टिल्ट करके देखेगा डिप्लोपिया ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो अगर सामने देख रहा है तो उसकी आई रोटेट हो रही है। सो वो दोनों आई से बायनोकुलर विजन नहीं देख पाएगा। सो ही इज ट्राइड टू रोटेट हिज हेड इन द फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल, ओके। So limitations of ocular movement, it occurs in the direction of the action of paralyzed muscle। जो ocular movement है उसका भी limitations हो जाएगा। concomitant squint में ऐसा नहीं होता है, paralytic squint में ऐसा होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट, कैसे क्या करना है। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन वर्कअप शुड बी डन टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफ पॉसिबल ट्रीट इट। मेजर्स दीज इंक्लूड wait and watch for improvement to occur for a period of 6 months, vitamin B complex as neurotonic and systematic steroids for non-specific inflammations, and treatment of anoic diplopia. It occludes use of occluder on the affected eye with intermittent use of both eyes with the changed head posture to avoid suppression amblyopia। सर्जिकल ट्रीटमेंट रहेगा, इट शुड बी कैरिड आउट इन केस व्हेन द रिकवरी डज नॉट अकर इन 6 months। एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल फील्ड ऑफ बायनोकुलर फिक्सेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व स्ट्रेटनिंग ऑफ द पैरालाइज्ड मसल बाय रिसेक्शन। कोई मसल जब लूज पड़ जाती है तो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो इसमें रिसेक्शन होता है जिससे जो लूज मसल है उसको स्ट्रेट कर दिया जाता है। एंड वीकनिंग of the overacting muscle by recession and transplantation of normal muscle tendon at or near the insertion of paralyzed muscle, okay।